everyone. I am Dr. Ritika Goel and I am a pediatric chest specialist and an allergy specialist in New Delhi. Today I'm going to talk about a very common problem in children, especially with allergies, and that is adenoid hypertrophy in children. So let's understand what is adenoid hypertrophy, how does it happen, and what do we need to do about it. तो एडेनॉइड हमारे नाक के पीछे की लिम्फोइड टिश्यू को कहते हैं। लिम्फोइड टिश्यू मतलब ये छोटी छोटे टिश्यूज़ हैं जो हमारे पूरे शरीर में होते हैं, और WBCs जो कि हमारे ब्लड में होते हैं, जो इन्फेक्शन फाइट करने में हेल्प करते हैं, उनको प्रोड्यूस करते हैं। जब हमारी नाक के पीछे जो ये फेरिंग्स का एरिया रहता है, यहाँ पे दो टाइप के लिम्फोइड टिश्यू होते हैं। एक नेज़ोफेरिंग्स में यानी कि नाक के पीछे, जिसको एडेनॉइड्स बोलते हैं, और एक जो हमारे गले में रहते हैं जिनको टॉन्सिल्स बोलते हैं। एडेनॉइड्स और टॉन्सिल्स दोनों ही हमारे बॉडी में वाइट ब्लड सेल्स बनाने में हेल्प करते हैं। एडेनॉइड्स मोस्ट एक्टिव अर्ली ईयर्स ऑफ लाइफ में होते हैं। फर्स्ट 6 ईयर्स ऑफ लाइफ एडेनॉइड टिश्यू बहुत सारे WBCs बनाने में ज़्यादा एक्टिव होता है। एज द चाइल्ड ग्रोज ओल्डर बाय अडोलेसेंस, ये एडेनॉइड टिश्यू थोड़ा डॉर्मेंट हो जाता है, इनएक्टिव हो जाता है, और अडल्टहुड तक आते हुए एडेनॉइड टिश्यू का सिर्फ एक रेमिनेंट सा रह जाता है, ये ज़्यादा एक्टिव नहीं होता। यही कारण है कि एडेनॉइड की प्रॉब्लम यूजुअली बच्चों में ही होती है और बड़ों में नहीं होती है। Most common cause of adenoid hypertrophy is recurrent infections और allergies. जिन बच्चों को बार बार URI यानी कि वायरल अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है, या जिन बच्चों को एलर्जीज होती है, इनको लगातार नाक में बलगम बनने की वजह से नाक के पीछे एक इन्फ्लेमेशन चलती रहती है। इस इन्फ्लेमेशन को फाइट करने के लिए एडेनॉइड्स भी लगातार ज़्यादा एक्टिव रहते हैं और इसीलिए उनका साइज़ ज़्यादा बढ़ जाता है। अनदर कॉज ऑफ एडेनॉइडाइटिस कैन बी रिफ्लक्स, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स, जिसमें बच्चों का दूध या खाना छलक कर वापस गले में आता है। इसकी वजह से भी एडेनॉइड हाइपरट्रोफी हो सकती है। Passive smoking is another risk factor for adenoid hypertrophy, and some children of course have some genetic predisposition also. ये अनुमानशिक भी हो सकती है, but most common cause तो allergy और frequent viral infections ही रहता है। जब एडेनॉइड्स का साइज भी बढ़ता है, इनके अंदर भी इन्फ्लेमेशन होती है, जिसको हम एडेनॉइडाइटिस बोलते हैं। नाक के पीछे के रास्ते में हमारे ईयर्स से भी ट्यूब्स आके ज्वाइन होती हैं। तो जब एडेनॉइड का साइज़ बढ़ जाता है, ये हमारे सांस के रास्ते पे दबाव डालती हैं और ये हमारे कान की ट्यूब्स को भी दबाती हैं। यही कारण है कि एडेनॉइड हाइपरट्रोफी के सिम्टम्स सिर्फ गले में और नाक में ही नहीं, ईयर पेन और साइनसेस को भी अफेक्ट करते हैं। ये बच्चे यूजुअली फ्रीक्वेंट कोल्ड्स, ईयर पेन, फ्रीक्वेंट ईयर इन्फेक्शंस और हेडेक्स, हमेशा भारीपन लगना, नोज़ ब्लॉक होना, रात में स्नोर करना, इन सारी तकलीफ़ों के साथ आते हैं। अब क्योंकि एडेनॉइड्स हमारे नाक के पीछे बैठे होते हैं और उनका साइज़ वहाँ बढ़ जाता है, इसकी वजह से बहुत सारे ऑब्स्ट्रक्टिव सिम्टम्स होते हैं, यानी कि वो आसपास के स्ट्रक्चर्स के ऊपर दबाव डालते हैं और वहाँ पे ब्लॉकेज करते हैं। सबसे कॉमन कॉम्प्लिकेशन एडेनॉइड हाइपरट्रोफी का ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया होता है। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया का मतलब ये होता है कि सोते टाइम सांस का रास्ता कंप्लीटली ब्लॉक हो जाता है और बच्चे को सांस लेने में दिक्कत होती है। ऐसे में बच्चा करवट बदलता है या उठ जाता है, टेम्पररी उठ जाता है सांस लेने के लिए। इसको स्लीप एपनिया बोलते हैं। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया की वजह से बच्चों को बहुत सारी मानसिक तकलीफ़ें हो सकती हैं। बच्चे दिन में थकान महसूस करते हैं, दिन में सोते हैं, स्कूल में परफॉर्मेंस पुअर हो जाती है, बिकॉज it is the most common cause of poor quality sleep in children.
ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया की वजह से दूसरे ऑर्गन्स पर भी दबाव पड़ता है, क्योंकि वो बच्चे नींद में अपनी ऑक्सीजन सैचुरेशन मेंटेन नहीं कर पाते, और ऑक्सीजन मेंटेन करने के लिए बच्चों के हार्ट को और लंग्स को ओवरवर्क करना पड़ता है। सो ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया के काफ़ी सारे सीरियस इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं। Another common complication of adenoid hypertrophy is recurrent ear infections. ओटाइटिस मीडिया विद इफ्यूजन बोला जाता है इसे, जिसके अंदर जो कान की ट्यूब्स हमारे नाक के पीछे ड्रेन कर रही हैं वो एडेनॉइड के बढ़ते साइज से ब्लॉक हो जाती हैं, और उसके ब्लॉक होने से कान के अंदर पानी या पस भरने लग जाता है, और ये बहुत फ्रीक्वेंट हो जाता है। इसको रेकरेंट ओटाइटिस मीडिया विद इफ्यूजन बोलते हैं। ओवर अ कोर्स ऑफ टाइम अगर ये इन्फ्लेमेशन क्रॉनिक रहती है तो हियरिंग में भी प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाती हैं। एडेनॉइड हाइपरट्रोफी के वजह से इधर जॉ की फॉर्मेशन, टीथ फॉर्मेशन, मैल ओक्लूशन, और ये पूरा एरिया बच्चों का ठीक से डेवलप नहीं होता है। इसी को हम एडेनॉइड फेशिस भी कहते हैं, जिसमें बार बार नाक साफ करने की वजह से नाक के ऊपर एक क्रीज बन जाती है, और लगातार मुंह से सांस लेने की वजह से लोअर जॉ थोड़ा सा रिसीडेड रहता है। एंड यही बच्चे हैं जिनमें आगे जाके ब्रेसेस की ज़रूरत पड़ती है। ये 3 मेन कॉम्प्लिकेशंस है एडेनॉइड हाइपरट्रोफी के, जिनमें हमें इंटरवीन करने की ज़रूरत रहती है। आपके बच्चे को एडेनॉइड हाइपरट्रोफी है कि नहीं है, ये हम कैसे जान सकते हैं? पहले हम क्लिनिकल सिम्टम्स के बेसिस पे इसको सस्पेक्ट करते हैं, और फिर इसको डायग्नोज करने के लिए टेस्ट करते हैं। क्लिनिकल सिम्टम्स ऑफ एडेनॉइड हाइपरट्रोफी मोस्टली आर रेकरेंट कोल्ड्स, परसिस्टेंट नोज ब्लॉक, आपके बच्चे की नाक हमेशा जाम रहती है, उसको हमेशा अंदर से स्टफ़ी फील होता है, रात में सोते टाइम स्नोर करना या मुंह से सांस लेना प्रिफर करना इज ऑल्सो अ सिम्टम ऑफ एडेनॉइड हाइपरट्रोफी। लगातार नोज में से डिस्चार्ज आना इज ऑल्सो अ साइन ऑफ chronic sinusitis and adenoid hypertrophy. We must give a trial of medicines to try to reduce the size of adenoid hypertrophy by just controlling the child's allergies. For controlling the allergies, the best treatment is to give intranasal steroids. जी हाँ, ये स्टीरॉइड स्प्रेज होते हैं जो हम नोज़ में बच्चे को देते हैं। अगर हम इसका कोर्स 6 to 8 वीक्स के लिए करें, बहुत सारे बच्चे अच्छा रिस्पॉन्स करते हैं। एलर्जीज़ कंट्रोल होने के बाद उनको एडेनॉइड्स भी उतना परेशान नहीं करते हैं। यदि आपके बच्चे को ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया के सिम्टम्स हैं, यानी कि स्नोर करना, माउथ ब्रीदिंग करना, दिन में थकान महसूस करना, दिन में सोना, ये सारे सिम्टम्स होते हैं, तो हम उन बच्चों की एक स्लीप स्टडी करते हैं जिसको पॉलीसोम्नोग्राम बोलते हैं। ये स्लीप स्टडी हमें बताती है कि बच्चे को ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसकी क्वालिटी ऑफ स्लीप क्या है, उसकी स्लीप में और कोई ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स तो नहीं हो रही हैं, उसका ऑक्सीजन लेवल स्लीप के दौरान मेंटेन हो रहा है कि नहीं, और अगर ऑक्सीजन लेवल डिप हो रहा है तो किस लेवल तक डिप हो रहा है। इस सारे इन्फॉर्मेशन को लेके हम उसको एनालाइज करते हैं और फिर एक AHI यानी कि एपनिया हाइपोपनिया इंडेक्स का स्कोर देते हैं। अगर ये स्कोर ज़्यादा होता है, इसका मतलब बच्चे को सिवियर स्लीप एपनिया है, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया है, और इन दैट केस हमें उस बच्चे को ऑपरेट करना पड़ता है। एडेनॉइड हाइपरट्रोफी बाय इटसेल्फ इज़ नॉट अ कंसर्न इन चिल्ड्रन, वो उतनी घबराने की बात नहीं होती है, बट जो एडेनॉइड हाइपरट्रोफी की वजह से कॉम्प्लिकेशंस होते हैं वो ज़्यादा अलार्मिंग होते हैं और उनके इम्प्लीकेशंस ज़्यादा सीरियस होते हैं। अगर कॉम्प्लिकेशंस होते हैं तभी वी नीड टू इंटरवीन इन अ चाइल्ड विद एडेनॉइड हाइपरट्रोफी। Other than that, we just need to treat the cause for adenoid hypertrophy, which is most commonly allergies and recurrent infections.